सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। पीटीआई रहनुमा पर ख्वाजा सराओं का हमला, जमात में अंदरूनी धड़ेबंदियों का नतीजा तो नहीं, गालिब गलोच ब्रिगेड इदारों पर क्यों चढ़ दौड़ा, मिसाके मईशत से पहले मिसाके सोशल मीडिया ज़रूरी, हद तक इज़्ज़त कानून का दायरा कार बढ़ाना पड़ेगा, तरसीलाते ज़र में इजाफा, मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका, रोशन डिजिटल अकाउंट्स तरसीलात का हुजूम, 7.6 अरब डॉलर, ज़र मुबादला के ज़खायर भी 14.6 अरब डॉलर से बढ़ गए। और किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ऐसा इक़दाम, तैयारा रोके जाने का इल्ज़ाम हकीकत या फिर सियासत, इस मामले पर सियासत आखिर कौन कर रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है, जो पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन पर हमला हुआ और उसके बाद फिर पीटीआई का हमने रद्द अमल भी देखा। कल का दिन अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा उदास था, गमगीन था, गलत नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ हसन साहब, जिनकी जो फुटेजेस हमने देखी, खून में लथपथ तस्वीर देखी, तो यकीनी तौर पर सबको दुख हुआ। एक 72 साल के बुजुर्ग हैं, इसके अलावा आपको पता है कैंसर सर्वाइवर हैं, उन पर हमले की मेरे ख्याल से जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हमलावरों ने उन्हें जिस तरह उन पर अटैक किया, उनको गहरे जख्म लगाए, उससे फ़िलहाल ऐसा ही लगता है कि शायद ये उनकी जान लेना चाहते थे। जैसा कि वो भी कह रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह रऊफ हसन साहब को जल्द सेहत याब करे, उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, एक बात ये कि पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन साहब पर हमले की सब सियासी जमातों की तरफ से शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। पीपल्स पार्टी के साथ साथ लीगी रहनुमाओं ने इस हमले पर खुलकर मजम्मत की, अफसोस का इजहार किया। इस हमले का जो मुकदमा है रऊफ हसन साहब की मुद्दत में इस्लामाबाद के थाना आपपारा में दर्ज भी कर लिया गया है, जिसमें कत्ल की कोशिश की दफात शामिल की गई हैं। अपने बयान में रऊफ हसन साहब का यह कहना था कि 2 दिन पहले भी ब्लू एरिया में उन्हें निशाना बनाने की इसी तरह कोशिश की गई, लेकिन तब वो बच निकले। अच्छा, पुलिस ने इस वाक़े को कातिलाना हमला करार दिया है। पुलिस ने अपनी जो तफ्तीश है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया है। उम्मीद की जा सकती है कि ये जो घिनौनी हरकत है जिसने की, करने वाले जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। अच्छा, रऊफ हसन पर हमले में कुछ छुपे मुहर्रिकात भी हैं, मैं वो आपके साथ ज़रा शेयर करना चाहूँगी। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जो रऊफ हसन साहब हैं वो पीटीआई में काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं, नुमायाँ हैं, बड़े प्रोमिनेंट हैं। एक ख्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जी इस हमले के पीछे पार्टी में जो मौजूद धड़ेबंदियाँ हैं वो हो सकती हैं, ये एक ख्याल का इजहार किया जा रहा है। कुछ लोग इस इत्तेफाक पे भी सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या हसीन इत्तेफाक है कि जिस दिन रऊफ हसन साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई थी, उसी दिन उन पर हमला हो गया, तो क्या ये असल इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश तो नहीं है? कुछ लोग इस राय का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इस वाक़े से जुड़ी सबसे खौफनाक और बुरी बात वो ये है कि जी हमले के फौरी बाद बगैर किसी तहकीक, बगैर किसी सबूत के सोशल मीडिया पर जो गालिब गलोच ब्रिगेड बैठा हुआ है वो फ़ौरन मुतहर्रिक हो गया और इसने एक बार फिर इदारों पर, अहम ओहदेदारों पर हमलों की बौछार शुरू कर दी और ऐसी ऐसी खुराफात बकीं कि शर्म आती है उनका जिक्र करते हुए। मैं इन बेशर्मों से ये पूछना चाहती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से कि अपने मुल्क के जो अहम ओहदेदार हैं उनकी ख्वाजा सराओं के हुलिये में तस्वीरें लगाकर मुल्क की तुम लोग कौन सी खिदमत कर रहे हो? शर्म नहीं आती? अगर जरा से भी गैरत है ना बेशर्मो, तो चुल्लू भर पानी लो और उसमें डुबकी मार के डूब मरो कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुल्क की जगहसाई हो रही है। दुश्मन तो खुशियां मना रहे हैं, शादियां बजा रहे कि देखो भाई हमें जरूरत ही नहीं है झूठे प्रोपेगेंडे की, क्योंकि ये काम अब ये लोग खुद करने लगे हैं। मगर अक्ल से पैदल ये लोग अगर समझे तो बात है ना। ये लोग तो न जाने पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं, चाहते क्या है, ना इन्हें इखलाकियात का कुछ पता है, ना इन्हें दीनी तालीमात का कुछ पता है। सोशल मीडिया पर जो इन लोगों ने डीपीज लगाई हैं, शक्लें ज़रा आप इनकी देखें, नाम पढ़े तो लगता है ऐसे कि जैसे इस्लाम के ठेकेदार शायद यही हैं। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी अखलाकियात हैं कि बगैर किसी सबूत के दूसरों पर तुम लोग इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दो और करते चले जाओ, जब दिल चाहे इज्जतदार लोगों की पगड़ियाँ चौक में उठा के उछालना शुरू कर दो। मैं ये कहती हूँ कि दुश्मन भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता जो काम हमारे अपने लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इनकी हरकतें जो है ना पाकिस्तानियों का दिल जलाती हैं, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। और दुश्मन की जो पोस्टें देख, दुश्मन जारी बात इनकी पोस्टें देखकर खुश होता है। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर जो मुल्क को कमज़ोर करने के मिशन पर बैठे हुए हैं। अब आप ज़रा खुद सोचें कि इस वक्त जब मुल्क में इन लोगों ने बाकायदा एक तकसीम पैदा कर दी है, तनाव की फ़ज़ा है, ऐसे में अब जो दुश्मन है जाहिर बात है ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं कर सकता।
मैं ये कहती हूँ कि ज़रूर करेगा ये, क्योंकि इसके लिए एक आप समझ रहे कि एक तीर से दो शिकार वाली सूरत हाल हो सकती है। लेकिन अक्ल के जो अंधे हैं ना, अगर समझे तो बात है ना, ये लोग तो समझते नहीं है, अंधाधुंध इसी एजेंडे पर काम किए चले जा रहे हैं। ये नहीं सोचते कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, इनके अपने मुल्क का नुकसान हो रहा है। मैं आपको ज़रा याद दिलाना चाहूँगी कि जब पीटीआई की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद की वजह से ख़त्म हुई थी, आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर इन शतुंगड़ों ने, शतुंगड़ों का मतलब समझते हैं ना, ये जो छोटे छोटे शतुंगड़े सोशल मीडिया पर उधम मचा रहे होते हैं, इन शतुंगड़ों ने तूफान बदतमीज़ी मचाया। और इसकी वजह यह है कि ये लोग जिसकी अंधाधुंध तकलीद करते हैं, उनकी सोच भी यही थी। क्या आपको याद नहीं कि कौन था जिसने मीर जाफ़र मीर सादिक के लक़ब दिए, जो अहम ओहदेदारों की डर्टी हैरी, मिस्टर एक्स जैसे नामों से पुकार कर धमकियां देता रहा, मुल्की दिफा के ज़िम्मेदार इदारे को मुतनाज़ बनाने की बाकायदा कोशिशें करता रहा? क्या भूल जाए सब कुछ? नहीं भूलता, क्योंकि अब सब कुछ तारीख का हिस्सा बन जाता है। वज़ीराबाद में हमला हुआ तो उस हमले के बाद क्या हुआ? उसी दिन इस सोशल मीडिया गालम गलोच ब्रिगेड ने, इन शतुंगड़ों ने मुल्की इदारों की तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर दी। गालम गलोच और जो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की इन्होंने, वो आप सबको याद होगी। अच्छा, सबसे बढ़कर ये कि जी वज़ीराबाद हमले के बाद बानी चेयरमैन पीटीआई ने भी बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के अपने तोपों का रुख सीधा पाक फौज की तरफ कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर किए जाने वाला प्रोपेगेंडा और तेज़ हो गया। और ये सब तारीख का हिस्सा है। कभी कहानियां घड़ी गई कि जी वज़ीराबाद हमले के जो मुल्ज़िम है उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, कभी कुछ कहा गया, कभी कोई और कहानी घड़ ली गई। लेकिन हकीकत क्या है कि ये भी ज़रा सुन लें। वज़ीराबाद हमले के मुल्ज़िमान पर फ़र्दे जुर्म आयद की जा चुकी है, क्योंकि अदालतें तो अपना काम कर रही हैं। मैं तो हाथ जोड़कर इदारों से और हुकूमत से आज ये गुजारिश करने लगी हूँ कि हिम्मत करें, अब आगे बढ़ें, मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाने वाले इन सोशल मीडिया शतुंगड़ों के खिलाफ खुलकर क्रैकडाउन करें। जो गुजरावाला में बैठे हैं, फैसलाबाद में बैठे हैं, सवात में बैठे हैं, या फिर किसी भी पाकिस्तान के शहर में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर में बैठे हुए गालम गलोच, इंतशार और फसाद का मंजन बेच रहे हैं, जो हर वाक़ये के बाद पाक फौज पर ऐसे चढ़ दौड़ते हैं जैसे ये दुश्मन मुल्क की फौज हो, आर्मी चीफ की ज़ात पर घटिया हमले करते हैं। मैं हुकूमत को कहती हूँ कि अपील करती हूँ कि इनके घरों पर जाकर खुलकर छापे मारें, इन्हें डालें जेलों में, उल्टा लटकाएं, इन्हें अदालत में पेश करें, सख्त से सख्त सजाएं दिलाएं, ताकि आइंदा किसी को भी ऐसे घटियापन, झूठ, फसाद फैलाने की हिम्मत भी ना हो। और इस सोशल मीडिया पे बकवास करने वाले ये जो शतुंगड़े हैं, शतुंगड़े बाहर जो बैठे हुए हैं, वो कुछ ज़्यादा ही उछल उछल के कूद कूद के दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बड़ा जोम है कि जी मुल्की इदारों की पकड़ से दूर बैठे हुए हैं, बेगैरत। इसलिए ये मुल्की मामलात के बारे में ये बेगैरत, बेशरम, कुछ भी सोचे समझे बगैर हुकूमत इदारों के बारे में कुछ भी बकवास करते रहते हैं, झूठ फैलाते हैं सारा दिन, क्योंकि डॉलर मिलते हैं इन्हें। ये दुरुस्त है कि इन्हें फौरी पकड़ा जाए, लेकिन हुकूमत को इसका अब हल निकालना चाहिए। पकड़ें इनको, जैसे मर्जी पकड़ें। ये तो दो दो टकों के लिए अपने वतन, अपने इदारों पर भौंकते हैं, क्योंकि इनको डॉलर आते हैं, इनके यूट्यूब पर डॉलर आते हैं इनको, और खुद को दानिश्वर कहते हैं, नाम नेहा दानिश्वर। और खुद को ये कानून के दायरे में लाने के लिए इनको पता है कि इनको कानून के दायरे में लाया नहीं जा सकता, क्योंकि शायद पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, और दूसरों को बड़ा ये भाषण दे रहे होते हैं कि निकले बाहर, फलां चौक में चले जाएं, फलां चौराहे में चले जाएं, फलां सड़क को जाके ब्लॉक कर दें, वहाँ शहर को ब्लॉक कर दें, पूरे मुल्क में जाके ये कर दें। तो भाई जितने अकल के, जो अकल से पैदल लोग हैं, क्या इनसे एक बार भी नहीं पूछते कि भाई तू जो वहाँ बाहर बैठ के ट्विटर करता है सारा दिन, जो तू बैठ के वहाँ पे यूट्यूब पे बात करता है, आ जाना पाकिस्तान, करके दिखा, तू लीड कर, हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। कभी किसी अकल के से पैदल बंदे ने बात सोची है, इनसे पूछी है? ये दुश्मन का एजेंडा बाहर बैठ के आगे बढ़ा रहे हैं। यकीन माने, अगर इन बेगैरतों को, बेशर्मों को इदारों ने, हुकूमत ने अभी लगाम ना डाली ना, तो जो हम अदम इस्तेकाम का रोना रोते नजर आते हैं ना, ये भी ख़त्म होगा। क्योंकि मेरी नज़र में सारी जो बुराई की जड़ है ना, ये लोग हैं। सारे मिसाक की मईशत की बात करते हैं। कहती हूँ कि इस वक्त मिसाक मईशत से पहले मिसाक के सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। इस पर सबको एक होना होगा, इदारों को, हुकूमत को, सियासी जमातों को, सबको मुत्तफ़िक होना होगा। कौम के वसीतर मुफाद में, मुल्क के वसीतर मुफाद में आपको एक पेज पर आना होगा। किसी को भी ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए कि वो किसी की पगड़ी उछाले। तो फिर सबको मिलकर मिसाक के सोशल मीडिया मेरे ख्याल से अब कर लेना चाहिए, ताकि ये जो बदतमीज़ ब्रिगेड है सोशल मीडिया की, ये शतुंगड़े, इनको काबू किया जा सके। तो मेरी ये तजवीज़ है, इस हवाले से तो पंजाब हुकूमत ने हत्या की इज़्ज़त का बिल पास किया है ना, पहल की है,
जिसमें बगैर सबूत दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वालों को, आपको पता है 30 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा रखी गई है। वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि वो जल्द अज जल्द ऐसे सख्त कवानीन लेकर आए जिसके ज़रिए इन लोगों को निशाने इबरत बनाया जा सके, जो खुद को यूट्यूबर्स और क्या कहते हैं कीबोर्ड वॉरियर समझते हैं, इस्लाह करते हैं, इस्लाह के दावा करते हैं, ठेकेदार बने हुए हैं लोगों को अखलाकियात सिखाने के। हकीकत में क्या करें, मुल्क में, मुआशरे में सिर्फ और सिर्फ आग और इंतशार फैलाते हैं, लोगों के जहन ख़राब करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, लोगों को अपने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ भड़काते हैं और अपने मुल्क से, अपने इदारों से मुतनफ़िर करते हैं। कहते हैं खुद को पाकिस्तानी हैं और हकीकत में दुश्मन के मुंह में अल्फाज डालते हैं, दुश्मन के लिखे हुए स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। बगैरत लोग हैं, इनके गिरद शिकंजा कसना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्हें खुला छोड़ा गया तो आपको याद है ना 9 मई जैसा वाक़या जो सानिया हुआ था, अब भी अगर इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई ऑपरेशन नहीं किया जाता तो ज़ाहिर बात है कोई बाइद नहीं है कि 9 मई से भी ज़्यादा बड़ा कुछ सानिया बर्पा कर दे, क्योंकि इनकी तो शर्म हया सब मर चुका है, इनको तो शर्म तब भी नहीं आएगी। ये 9 मई के बाद कितनी इनको शर्म आई, कितना इनको एहसास हुआ, इनके बयान आप आज नहीं सुन रहे, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे किसी भी चीज़ की बत्ती है। तो मेरे ख्याल से मिसाक के मशहद की तरह मिसाक के सोशल मीडिया नासूर खात्मा एक ऐसा मिसाक होना चाहिए जिस पर सबको एक पेज पर होना चाहिए, इदारों को, सियासी जमातों को, हुकूमत को, कि एक ऐसा मिसाक किया जाए जिसमें सोशल मीडिया के ये जो शतुंगड़े हैं इनको पकड़ा जाए, इनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए, इनके छापे मारे जाए, पकड़ पकड़ के इनको जेलों में डाला जाए और 5-5 साल इनको सजाएं दी जाए, कम से कम 5 साल इनकी वहाँ ट्रेनिंग की जाए, 5 वक्त इनको नमाज पढ़ाई जाए, इनको वहाँ बैठ के कुरान पाक की तिलावत करवाई जाए, इनको इनसे मोबाइल फ़ोन ले लिए जाए, ताकि बताओ कि मोबाइल फ़ोन पे ये सारा दिन ट्विटर यूट्यूब खेलते हैं ना, 5 साल के बाद शायद ये कोई शरीफ बंदे बन के बाहर निकल आए। ये मेरी एक सजेशन है, इस पर प्लीज़ अमल कीजिएगा। अच्छा, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। कल भी काफ़ी बुरी खबरों के दरमियान से एक अच्छी खबर मैं ढूंढ कर लाई थी और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर लेकर आऊँ। आज भी पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का चर्चा मैं करती हूँ। अगर हमारे रहबर सियासत की बजाय रियासत को तरजीह दें तो यकीन जानिए कि इन खुशखबरियों के समरात आम आदमी तक पहुँच सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में हम कह सकते हैं कि आसानियाँ आ सकती हैं, परेशानियाँ कम हो सकती हैं। उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? सिर्फ सियासी इत्तफाक़ राय की, जिसके लिए हुकूमत तो तैयार है मगर अपोजिशन तैयार नहीं है, क्योंकि उसे अपनी सियासत अजीज़ है। अल्लाह हमारे रहबरों को हिदायत दे। अच्छा, बात करें अगर खुशखबरियों की, तो पहली खुशखबरी ये है कि जी मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में 5.46 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। जैसे हालात चल रहे हैं उसमें ये इजाफा बहुत मायने रखता है, क्योंकि पिछले माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसका हुजम 9.16 अरब डॉलर था, जो 10 मई को इस इजाफे के बाद 14.62 अरब डॉलर तक पहुँच गया। अब इससे ज़रा आप अंदाज़ा लगाएँ कि हुकूमत के जो मुश्किल फ़ैसले हैं उसके असरात सामने आने लगे हैं। हुकूमती इक़दाम से जो बैरून मुल्क में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका भी हुकूमत पर कॉन्फिडेंस या एतमाद बढ़ रहा है। अब इसकी दलील क्या है कि जी रोशन डिजिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो बढ़ गया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो तरसीलात भेजते हैं उसे कम कराने के लिए एक मखसूस सियासी जमात ने पूरी कोशिश की। इसका दावा यह था कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ उसी जमात पर एतमाद करते हैं और जो नई हुकूमत है उसके आने के बाद तरसीलात भेजना बंद कर देंगे। लेकिन ये दावा झूठ साबित है और अच्छी बात है झूठ साबित हुआ, वरना नुकसान तो ये पाकिस्तान की आवाम का करना चाह रहे थे इस तरह के दावे करके। एदाद शुमार पर अगर आप नज़र डालें तो रोशन डिजिटल अकाउंट्स की जो तरसीलात है उसका जो हुजम है वो 7.83 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। और इस इजाफे के बाद अगर मैं बात करूँ, इसने इस दावे को झूठ साबित कर दिया है कि बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी है वो मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं करते हैं। ये जो दावा था झूठ साबित हुआ है और ये दावा करने वाले अब खुद भी देख लें कि 8 अरब डॉलर की जो रकम है कोई छोटी रकम तो नहीं है। ये इस बात की बाकायदा आकाश है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालते रहेंगे और किसी जमात का प्रोपेगेंडा उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर ये जो तरसीलात ज़र में इजाफा ऐसे ही जारी रहा तो इसके मुल्की मईशत पर यकीनी तौर पे बड़े पॉजिटिव, बड़े मस्बत जो असरात हैं वो होंगे और मईशत बेहतर होगी और हुकूमत के लिए आवाम को रिलीफ देना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। जो आज के तमाम मामलात हैं, ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है इस सेगमेंट के लिए, बहुत शुक्रिया चौहान साहब वक्त देने के लिए। चौहान साहब, कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसकी तमाम सियासी पार्टियों ने भी मज़म्मत की, तमाम टीवी चैनल्स पे ये ख़बर चली, सब ने इसकी मज़म्मत की। रऊफ़ हसन साहब जो कि 72 साल बुज़ुर्ग हैं और वो एक टीवी चैनल से बाहर निकल रहे थे और जिस तरह ख्वाजा सराओं ने उन पर हमला किया, फिर आपने देखा उनका ज़ख्मी चेहरा भी, लग तो ऐसे ही रहा था जैसे उनको मारने की कोशिश की गई, जैसे कि उनका भी मौक़िफ़ है, ये कातिलाना हमला है। लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया पर होता रहा चौहान साहब, कि उसको एक सोची समझी साजिश के तहत किसी साजिश का रंग देने की कोशिश की गई और मखसूस इदारों के साथ जोड़ा गया, इसको तोड़ मरोड़ को पेश किया जा रहा था कुछ सोशल मीडिया के शतूंगड़ों की जानिब से। ये क्या समझ आती है आपको? ये मतलब हर इशू को इस तरह रंग देते हैं कि क्यों पाकिस्तान के इमेज को या साख को मुतासिर करने के हमेशा रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल रऊफ़ हसन का जो इशू हुआ उस पर सबने मजम्मत की, मैंने भी ट्वीट किया, मैंने भी उसको मजम्मत की और मैंने कहा कि आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। क्यों? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का बड़ा एक जनाब चर्चा भी है और एक रूटीन भी है। बुनियादी तौर पे इस पूरे इवेंट के बेनिफिशरी कौन है और नुकसान किसको पहुंचाया जा रहा है। और जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया के अंदर तहरीक इंसाफ के जितने एक्टिविस्ट हैं, जितने उनके पेड सोशल मीडिया के जनाब वर्कर हैं और उसका देखा देखी फिर बाकी दुनिया भी, वो सारे के सारे जनाब वही पिछले 2 साल से जो रूटीन है कि पाक फौज के ऊपर और ISI के ऊपर जनाब उंगलियां उठाने लगे हुए हैं। मैं हैरान हूँ, एक वाकया आज से 3 दिन पहले हुआ, पिछले 2 सालों में पहला वाकया है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का जिसका इल्जाम पाक फौज और ISI पे तहरीक इंसाफ ने नहीं लगाया। वो था ईरान के सदर का हादसा। मैं तो इंतजार में था कि ये कैंपेन शुरू होगी कि ये भी माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह पाक फौज और ISI ने जनाब उनका जनाब हेलीकॉप्टर को जनाब गिराया, लेकिन उस पे अल्लाह का शुक्र है कि इनकी नजर नहीं गई, वरना 2 साल पूरे हो गए हैं पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी हो, दुनिया में कहीं पे एक्टिविटी हो, इस खित्ते में कोई एक्टिविटी हो, कोई पॉजिटिव नेगेटिव, उसका सारे का सारा स्पेशली नेगेटिव का इल्जाम पाक फौज के ऊपर और ISI के ऊपर ये इस तरह लगाते हैं क्योंकि इनका एजेंडा है कि फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए। अब आते हैं रऊफ हसन साहब के इस इशू के ऊपर। अब रऊफ हसन के साथ जो हुआ, 3 चीजें हो सकती हैं, या उनके किसी दोस्त ने किया, या किसी दुश्मन ने किया है, या उनके मिसबिहेव की वजह से हुआ है। अब मैं जब वीडियो देख रहा था तो मैंने देखा कि उसने पैसे मांगे, इन्होंने आगे से उसको जनाब एक अपने जेस्चर के जरिए से थ्रेट दिया, चलो आप देखेंगे कि उन्होंने कदम आगे करके ना उसको जनाब एक बड़ा मिसबिहेव एक अंदाज से किया। और मैं इनको जानता हूँ अच्छे तरीके से, इनके स्टाइल को भी और इनके बाकी चीजों को भी, इनके कैरेक्टर को भी। तो इन्होंने उससे थोड़ा सा जबानी कलामी मिसबिहेव किया, आगे से वो कोई मस्टंडा सा था कोई जनाब ख्वाजा सरा, और साथ उसकी टीम भी उधर सारी मांगने लगी हुई थी। एक तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किस सेंस में, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, पाकिस्तान के अंदर एक साबिक जनाब एस्टेब्लिशमेंट के जो जनाब बानी तहरीक इंसाफ की फुल सपोर्ट में थी, जिसके अपने भी जनाब कुछ मफादात थे, उसकी जितनी बाकियात हैं वो मुसलसल 2 साल से जुडिशरी से लेके, ब्यूरोक्रेसी से लेके, पार्टीज के अंदर, सियासत के अंदर, सहाफत के अंदर, मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर, वो वाली सिलसिला फैजिया से फैजियाब होने वाली जो जितनी एस्टेब्लिशमेंट के साबका लोग थे, वो प्रॉपर तरीके से जनरल लेवल से लेके कैपिटल लेवल तक जनाब वो अपनी एक्टिविटीज में मसरूफ है पिछले 2 साल से और फुल फ्लैग सपोर्ट दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एक फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है कि उनकी तरफ से ये सारा ड्रामेटाइज किया हो ताकि इसका फायदा तहरीक इंसाफ को हो, नुकसान जो है वो पाक फौज की मौजूदा जो इस वक्त लीडरशिप है या ISI की जो मौजूदा लीडरशिप है उनके ऊपर जनाब दशनाम तराजी हो, इल्जाम तराजी हो। तीसरा ये है कि कोई इनकी दुश्मनी होगी या उनका कोई और मामलात होंगे, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। और बहरहाल ये एक जहर मजीद जनाब फैला दिया गया पाकिस्तान की जनाब सियासत के अंदर, लेकिन जिस अंदाज से सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ की पेड टीम और बाहर बैठे जो उनके मास्टर्स हैं, जो उनके पैटर्न्स हैं और चीफ हैं,
वो जिस अंदाज से पाकिस्तान की रियासती इदारों के खिलाफ लगे हुए, मैं समझता हूँ काबिल मजम्मत है और इस पर क्या कह सकते। अच्छा चौहान साहब, मैं आपकी बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी, आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। मुझे ज़रा ये समझाइएगा कि आपने तीनों सिनेरियोज बता दी कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। बहरहाल तहकीकात होंगी, खुलकर सामने आ जाएगा कि असल वजह क्या थी इस हमले की। लेकिन एक चीज़ जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा कि ख्वाजा सरा पहनता है ज़्यादा, बूट नहीं पहने जाते, जूते इस तरह बंद शूज़ नहीं पहने जाते, इस किस्म की बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि जी चादर ली हुई है, इस मौसम में चादर कौन लेता है। पहली बात तो है कि ये चादर अगर उसने ली हुई है उस ख्वाजा सरा ने, तो अभी भी कोई इतनी इस्लामाबाद में गर्मी तो नहीं है कि आप चादर नहीं ले सकते हैं। मैं भी अक्सर जब पार्किंग तक जाती हूँ तो मैं भी चादर लेकर नीचे जाती हूँ अपने ऑफिस से पार्किंग तक। चादर कोई भी लेके फिर सकता है अगर शाम का वक्त है और आप किसी भी टाइम पे आपकी मर्ज़ी है। उस हुलिये पर या जूते पर कि ख्वाजा सरा मखसूस इस तरह का जूता पहन सकता है, तो कुछ लोग बाज़िद थे ये साबित करने के लिए कि शायद ये ख्वाजा सरा नहीं था। ये किस किस्म की नफ्सियात है जिसका इजहार कल किया जा रहा था सोशल मीडिया पर? मैंने आपके सामने बड़ी खुल खुला के बात रखी है। शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कोई डायरेक्ट कोई पॉलिटिकल वर्कर या कोई लीडर ये बात आपके सामने नहीं रखेगा, जो पहले भी मैंने अभी आपके सामने एक ऑप्शन के तौर पर रखी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पिछले 2 सालों से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे, जिनको इस्तेमाल किया बानी तहरीक इंसाफ ने, और जिसने इस्तेमाल किया बानी तहरीक इंसाफ को, जिसने इस्तेमाल किया मिसेस बुशरा जनाब बीबी को, और बुशरा बीबी ने इस्तेमाल किया जिनको अपनी सियासत, अपनी माशरत, अपनी करप्शन, अपनी 2 नंबरी, अपनी जितनी चक्करबाजियां थी उससे बचने के लिए। उनका एक बड़ा वसी नेटवर्क है। मैं आपको बड़ा ओपनली बात कर रहा हूँ। ये पिछले 2 सालों से पाकिस्तान की जो सिटिंग एस्टेब्लिशमेंट है उससे कहीं ज्यादा मजबूत उनके पंजे गड़े हुए हैं। जुडिशरी से लेके, ब्यूरोक्रेसी से लेके, आपकी मीडिया से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, हर कोने खुदरे में, ठीक। और उसकी मैनिफेस्टेशन हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं। जो इनको रिलीफ मिल रहा है, जो इनकी जमानतें होती हैं, जो इनकी फैसले आते हैं कि जो आइंदा ये सोच भी रहे हैं उनको जुर्म करने का, उस पर भी जमानत है। फिर जो हम देखते हैं कि इनके जनाब मफरूर के जो सरेआम वीडियो के अंदर मौजूद हैं, आग लगा रहे हैं, शोहदा की तस्वीर की बेहुरमती कर रहे हैं, पाकिस्तान की हाई लेवल की, हाई प्रोफाइल की मिलिट्री और सिविल इंस्टॉलेशन पे हमले कर रहे हैं, त्यारों को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जनाब सेनेट का इलेक्शन लड़ने की, उनको कौमी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने की इजाजतें मिल रही हैं, फिर वो मुंतखब हो रहे हैं, फिर वो वजीर आला बन रहे हैं, वजीर बन रहे हैं, MNA MPA बन रहे हैं। ये सारा कुछ इतना आसान नहीं है। ये सारा वही नेटवर्क है कि जो इस वक्त मुसलसल अभी भी कर रहा है, और इनकी किसी हद तक बाकियात है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के एक रियासती अदारे के तौर पे पाक फौज और ISI के लिए एक चैलेंज है। उनको फेस भी करना, उनको करना, उनको कर्टेल भी करना, और उनको उनकी औकात पे लाना भी। तो ये चैलेंज है और उससे निबर्द आजमा अच्छा, है पाकिस्तान भी, पाकिस्तान की रियासत भी। ठीक है चौहान साहब, एक और चीज़, ये वक्त की चूँकि कमी है, हमारे पास ये 20 मिनट का सेगमेंट है, तो मुझे बहुत से सवाल हैं। जो हद तक इज़्ज़त का जो बिल पंजाब असम्बली ने इसकी शुरुआत कर दी है, पहल कर दी है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये जो पास हुआ है, जिसमें अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं और आप साबित नहीं कर पाते हैं उस बात को, या किसी को डिफेम किया जाता है, तो 30 लाख रुपया अदा करने होंगे इल्ज़ाम लगाने वाले को, उस शख्स को जिसको वो डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। ये पंजाब से शुरुआत हो गई है। आपको नहीं लगता कि वफाक में भी आ जाना चाहिए ऐसा बिल, और ताकि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए? अब जारी बात है, हर बंदा जेब में कितने 30-30 लाख लेके फिर रहा होता है, 1-2 को जुर्माना होगा तो मेरे ख्याल से बाकी भी सीधे हो जाएंगे। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जो चरागाह बनी हुई है हर 2 नंबर आदमी की, हर 2 नंबर मुल्क जनाब गिरोह की, हर 2 नंबर माफिया की, हर 2 नंबर अंडरवर्ल्ड और अपर वर्ल्ड के जितने जनाब आपके माफियाज हैं उनकी। और बुनियादी तौर पर ब्लैकमेलिंग के जरिए से इस पाकिस्तान के अंदर शुतर बेमहार बने हुए हैं, और जिन्हें कभी कलम पकड़ना नहीं आता, वो सहाफत के नाम पे जो ना कोई लोकल लेवल से लेके मोहल्लों और गलियों और गांवों और गोठों से लेके पाकिस्तान लेवल तक ऐसे ऐसे आपको नजर आएंगे सहाफी, ऐसे ऐसे आपको तजियानगार नजर आएंगे कि जिनका अल्लाह ही मालिक है, जिनको कभी जिंदगी में कभी माइक और कलम जरा पकड़ना नहीं आता, और वो क्या करते हैं,
सारा दिन ब्लैकमेलिंग। अब इस वक्त जो तूफान बदतमीजी पिछले 2 सालों से, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ चौहान साहब, इनमें जो कुछ शतुंगड़े हैं, शतुंगड़े का मतलब समझते ना, तो मुझे शतुंगड़ा कहना शुरू हो गई हूँ। ये सहाफ़ी कब बने? पहली बात तो ये कि सहाफ़त के लिए तो आपको अखबार में, आपको किसी टीवी चैनल में काम करना होता है, फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे आते हैं, फिर आपको इतनी मेहनत करने के वजह से हमने भी 8-9 साल खबरें पढ़ी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में, फिर जाकर हम इस काबिल बने, रोड शोज़ किए, बाहर जाके प्रोग्राम्स किए, फिर जाके हमें प्राइम टाइम शोज़ मिले। इसी तरह हर किसी ने रिपोर्टिंग की होगी फील्ड में, अपनी अपनी बीट, उसके बाद फिर आप जाके प्रोग्राम एंकर बनते हैं। ये कहाँ तज्जिए दे रहे हैं, कौन से तज्जिया करें? इन्होंने किन अखबारों में काम किया है, इन्होंने किन टीवी चैनल्स में काम किया है, रिपोर्टिंग में काम किया है, न्यूज़ कास्टिंग में काम किया है, और आगे जाके फिर ये तज्जियाकार बन गए। अचानक से आते हैं पैराशूटर, सोशल मीडिया के तज्जियाकार बने, फिर खुद को कहते सहाफ़ी हैं हम। डॉक्टर साहबा मैं 40-45 साल पुराने आपके जो इस टॉप क्लास के जो सीनियर तरीन अखबारात टीवी चैनल के मालकान, उनके सीनियर तरीन सहाफ़ी और सीनियर तरीन एंकर्स, मैं अपनी आंखों से मैं जानता हूँ कि वो किस तरह रिपोर्टिंग किया करते थे। एक लो लेवल पे पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में सारों को मेरे टिप्स पे है। वो ये अभी तक 82, 83, 84, 85, 86 के मैं नाम नहीं लूंगा, जो इस वक्त बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी बने हुए हैं, उनके क्या हालात होते थे तब कहीं जाके वो सहाफ़ी बने। आजकल तो भाई आप बैठते हैं, वीलॉग बनाते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हैं, हाँ। किसी की माँ बहन बेटी, किसी की जाती जिंदगी और बाद में कहते हैं सहाफ़ी फेर के, और फिर जनाब पॉपुलैरिटी लेते हैं, और फिर आप कहते हैं जी अगर उसके ऊपर कोई पकड़ो। अब मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा का बेहतरीन इकदाम है, पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने बिल्ली के गले में घंटी बांधने की इब्तदा तो की, हिम्मत तो की, लेकिन यहाँ पर मैं एक पहलू आपके सामने रखूंगा। हमारे तहरीक इंसाफ के दौर में भी जब हम मिनिस्टर थे, वफाक और पंजाब के अंदर कोशिश करने की कोशिश की हमने। ये क्या हुआ जी, सहाफ़ती तंजीमें हैं, 7500 सहाफ़ती तंजीमें हैं। वो आपके अपने ही एक सहाफ़ी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके जनाब एक प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। उनका एक डायलॉग है कि 2 कम्युनिटीज के अंदर कभी भी जनाब इत्तेफाक नहीं होता, एक सहाफियों में और एक खुसरों में। इनकी 7500 ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब मसला ये है कि आपकी भी यहाँ पे सहाफत के नाम पे 7500 ऑर्गेनाइजेशन हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ को जनाब आपके मालकान, सेठ हजरात, फिर जिनके मफादात होते हैं नेगेटिव इस ब्लैकमेलिंग के हवाले से, वो फिर उनको इस्तेमाल करते हैं। जनाब बाइकआउट करो असम्बली का, जनाब एहतजाज करो, जनाब आप तहरीक चलाओ। और भाई ये कानून है, ये राइट है। लेकिन चौहान साहब आप सब सहाफियों को तो उसमें देखें, आप कुछ सहाफी देखें, आप किसी को देखें, हर तरह के लोग हर जगह पर होते हैं। चौहान साहब आप सबको तो नहीं ना कह सकते कि सब सहाफी ऐसे करते हैं, उनमें कुछ होंगे चंद। सबको नहीं कह रहा, जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक तो होती है ना आपकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्रेस क्लब्स है आपकी जनाब, 2-3-4 लेवल की जनाब आपकी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस, ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती है। क्राइम रिपोर्टर हो गए, कल्चर रिपोर्टर हो गए, फलां रिपोर्टर हो गए, फिर आपकी PFUJ और फला फला। यहाँ तो इसके अलावा मैं तो वज़ीर इत्तलात रहा हूँ, मेरे तो टिप्स में यहाँ पे क्या क्या 2 नंबरी है आपकी सहाफत के नाम पे, मैं उनका तस्करा कर रहा हूँ। उनको फिर इस्तेमाल करते हैं आपके सेठ हजरात उनको आगे रखते हैं। तो चौहान साहब आप वज़ीर इत्तलात भी थे ना, चलें एक सवाल मेरा आपसे भी ना कि आप वज़ीर इत्तलात थे इस मामले पर। अब मेरा आपसे सवाल है सीधा सा कि आपने फिर इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई, आपने इसके लिए कुछ किया क्यों नहीं? आप इस चीज़ को तब भी महसूस करते होंगे ना, तब आपकी पोजीशन थी। जी पहली बात तो ये है कि हम लेकर आए वफाक के जरिए से, लेकिन बम मिसाल नहीं रख सके ना बानी तहरीक साहब ना फवाद चौधरी साहब। ये बैकआउट कर गए, ये आगे बहकावे में गिला किससे बनता है ना, सवाल ये कि हर दौर में कोई ना कोई ऐसे कर जाता है तो गिला किससे बनता है ना। अब जो वजीर आला मरियम नवाज ने किया है उस पर स्टैंड लिया, उनको इसी तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश। अब लेकिन क्या होगा जनाब, आप हाई कोर्ट पे जाएंगे, हाई कोर्ट स्टे दे देगी। अरे मुल्क के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। इस मुल्क के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद जाती है अपनी जनाब कोई जमानत के लिए, उसको जनाब अगले 6 जनाब क्राइम्स की भी जनाब जमानत दे दी जाती है। इस मुल्क के अंदर बानी तहरीक इंसाफ के मुतालिक हाई कोर्ट लेवल पे ये फैसले आते हैं कि इस केस में भी जमानत है, तमाम केसेस में जमानत है। नेक्स्ट अगर इन्होंने कोई जुर्म किया या उसके मुतालिक सोचा तो उसमें भी जमानत है। इस मुल्क का तो ये रूल ऑफ लॉ है। अब यहाँ पे स्टे हो जाएगा। ओ भाई, आप किसी ऐसे बंदे को
जना मिसाल बनाएंगे तो चलिए अब अगला सवाल हाँ, अब आखिरी 1.5 मिनट है, आखिरी 1.5 मिनट है चौहान साहब, 1.5 मिनट है, मुझे फिर आपका शुक्रिया अदा करना है। मुझे सिर्फ ये समझा दें कि आज मैंने पहले सेगमेंट में भी खुलकर आवाज़ उठाई है कि जैसे एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, मिसाके मईशत जिसको हम उर्दू में कहें, तो कोई मिसाके सोशल मीडिया कंट्रोल होना चाहिए या मिसाके ऐसा कोई मिसाक होना चाहिए कि जिसमें शतुंगड़ों को कंट्रोल किया जा सके। ये सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, उसका एक ही हल है, ये जिसका कानून पास हुआ है पंजाब के अंदर कि 6 महीने तो फिर पकड़ धकड़ भी शुरू हो जाए ना। चौहान साहब मैं आम अल्फाज में पूछना चाहूंगी कि भाई अब सब एक पेज पर आ जाए, अब नहीं तो कब? 9 मई हुआ, उसके बाद हमने देखा कि 9 मई को 1 साल हो गया, उसके बाद भी इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके रवैये तब्दील हुए सोशल मीडिया शब्दों के? नहीं, वो धड़ल्ले से कहते हैं कि हमने सही किया था। ठीक है, अब अगला सवाल, फिर खुदा ना ख्वास्ता ये तो 9 मई से भी ज्यादा कुछ कर जाएंगे, इनसे किसी भी है एफआईए के कवानीन के अंदर कि कोई बंदा अपनी हद के इज्जत के लिए सोशल मीडिया के हवाले से जाता है, मेरा सवाल और खजल होता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि चलो तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, उन तक आप अभी नहीं पहुंच सकते, कुछ अकाउंट्स जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं ट्विटर पर जो वो सारा दिन करते रहते हैं, उनको तो जाके पकड़े ना, कहाँ कहाँ बैठे हैं, जाएं हर जगह पे छापे मारे, इनको पकड़े, 5-5 साल इनको जेलों में डालें। मैं वजीर दाखिला हूँ ना डॉक्टर साहब, सुन लें, ये मैं फूके फायर नहीं कर रहा, ये मैं कोई थूक से पकौड़े नहीं तल रहा, मैं वजीर दाखिला हूँ ना। तो आप कहते हैं ना जो बाहर बैठे हैं उनको नहीं हाथ पहुंच सकता, उन तक हाथ पहुंच सकता है जब उसके भाई को और उसके बाप को पकड़ के लाओ ना और उसको कहो कि तुम्हारा बेटा पाकिस्तान की रियासती इदारों, अदालती इदारों के खिलाफ ये भोंका भोंकी कर रहा है, हाँ। तो जनाब उनके पासपोर्ट भी कैंसिल करवाओ, उनके वीजे भी कैंसिल करवाओ। वजीर दाखिला साहब, वजीर दाखिला साहब अगर ये बात सुन रहे हैं, ठीक है वजीर दाखिला साहब, आप अगर ये बात सुन रहे हैं तो आप ये चौहान साहब बड़ी अच्छी एक बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इसको किया जा सकता है। कि फिर आपका लास्ट कमेंट में चाहूंगी इस सब पे। भाई रूल ऑफ लॉ, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जो किसी की इज्जत, किसी रियासत की इज्जत, अदारों की इज्जत, किसी की जाती इज्जत वकार की दरिया उड़ाता है, उसको निशाने इबरत बनाओ, जो यूरोप, अमेरिका, मशरक़ वस्ता और दुनिया के हर मुल्क के अंदर होता है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से आलमी ताकतें इंटेंशनली ये नहीं होने देती कि ये मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ जाए। इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी, छीना झपटी, मारा मारी और ताइफत मलूकी का सबाब बदा रहे ताकि इसकी मईशत अपने पाँव पे खड़ी ना हो। रूल ऑफ लॉ के तहत सब कुछ डील करना। ठीक है जी चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात करूंगी मैं किर्गिस्तान के हवाले से ना, फंसे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनका मामला हल की तरफ गामजन है। शुक्र है जी, दियारे गैर में फंसे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद के लिए हर किसी ने कहने कि अपनी हैसियत के मुताबिक किरदार अदा किया है। और जब इन मुसीबत के मारों ने मीडिया पर्सन से रब्ता किया, उन्हें अपनी मुश्किलात दूर करने पर जो जितनी भी उन्होंने मैसेजेस किए, जिस तरह भी रब्ता किया कि उन पर जितनी मुसीबतें टूट रही थी इस पूरे मुश्किल टाइम में, उन्होंने आगाह किया, तो सारे ही एंकर्स चैनल्स यकीनी तौर पर इनकी आवाज़ बने। खुद मुझे भी, मैंने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे नंबर पर मैसेजेस किए, मुझसे रब्ता किया और मैंने भी अपना फ़र्ज़ निभाया। मैंने अपने प्रोग्राम में इस प्लेटफॉर्म से उनके हकीकी जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही की, खुलकर इन स्टूडेंट्स के लिए मैंने आवाज़ उठाई और आवाज़ जो है वो आला ऐवानों तक पहुँचाई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फिर हुआ क्या कि इनके जब आवाज़ इनकी उठाई गई मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी, सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि उसके बाद हुकूमत बहुत ज़्यादा मुतहरिक हुई। किर्गिस्तान में जो मौजूद पाकिस्तानी मिशन है वो एक्टिव हुआ और बात शुक्र है बनने लगी। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगी, विफाकी हुकूमत ने भी अपना किरदार अदा किया और केपी के हुकूमत जिसने ये जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं बिश्केक से, इनको वापस लाने के लिए कहने के जो खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम किया, गूगल फॉर्म के ज़रिए वहाँ जो फंसे स्टूडेंट्स हैं उनको निकालने के लिए बाकायदा फ़हरिस्तें तैयार की, उन्हें वतन वापसी पर वज़ीर आला हाउस में ठहराया गया। फिर पंजाब और दूसरे सूबों में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको वज़ीर आला KPK की जो ज़ाती गाड़ी है उस गाड़ियों में घरों को रवाना किया गया। तो इस पर मेरे ख्याल से गंडापुर साहब आपकी तारीफ बनती है। अब आपने एक वज़ीर आला वाला काम किया, बहुत अच्छी बात है, आपने साबित किया कि आप अच्छे काम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ विफाकी हुकूमत ने भी अपनी कोशिशें भरपूर तरीके से जारी रखी हुई हैं। वज़ीर ख़ारिजा जो साक डार साहब हैं वो ख़ुद भी वहाँ पहुँचे, मुतासरा जो स्टूडेंट्स हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने एक हॉस्पिटल में दाखिल एक जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है उससे भी मुलाकात की, बल्कि उसको अपने साथ वापस लेकर आ गए। हुकूमत के मुताबिक अब तक ये जो तकरीबन 4200 से ज़ायद जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस लाया जा चुका है, मतलब तकरीबन 4000 से ज़्यादा
ज़्यादा, और हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई है, और ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है ये इस इशू पर है कि जी पाकिस्तानी मिशन ने कितना फ़र्ज़ अदा किया, इसकी छानबीन करेगी। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अफसोसनाक बात जिसका मैं ज़िक्र करूँगी, इस इशू का अफसोसनाक पहलू ये है कि जो KPK की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया कि किर्गिस्तान से जो स्टूडेंट्स की वापसी है उसके लिए वफाक ताउन नहीं कर रहा। इस हवाले से वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। मुशीर इतलात हैं KPK बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा है कि जी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जहाज़ को परवाज़ की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अब ये इल्ज़ाम हकीकत है या सियासत है, ये बड़ा जल्दी खुलकर सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पे वफाक और KPK हुकूमत दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कितना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। अगर कोई मुश्किलात हैं, कोई गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो बहुत बेहतर है कि मिल बैठ कर उसको दूर कर लें, और इसमें ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स का भी भला होगा, वरना लड़ने झगड़ने से मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। इसमें आपका वक्त भी ज़ाया होगा। और वक्त के हवाले से अक्सर गुलजार साहब की लिखी हुई कुछ लाइनें मुझे याद आ जाती हैं। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा यानी मोमेंट, लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। तो एक एक लम्हा बड़ा अहमियत का हामिल होता है। इस लम्हे की, वक्त की अहमियत को समझिए, इसको ज़ाया ना कीजिए। फिर यहाँ भी दास्तानें मिलेंगी, लम्हा कहीं नहीं रहेगा। तो वक्त की कदर कीजिए और लम्हों की कदर कीजिए। ये लम्हे ही मिलकर मिनट्स बनते हैं, और वहीं से फिर आपके घंटे बनते हैं, वहीं से आपके दिन बनते हैं, वहीं से आपके हफ्ते बनते हैं, फिर महीने बनते हैं, फिर साल बनते हैं, और ऐसी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।